This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक कृष्ण द्वादशी दिनांक 1 डिसेंबर 2021 चरकविमासन अध्याय 4 प्रमाण विचार शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् मुनिः प्रेच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारं अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। त्रिविधं खलु रोग विशेष विज्ञानं भवति तथा अप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम चलित। तो हम प्रत्यक्ष के बारे में कल बोल रहे थे, बहस कर रहे थे। तो बात ऐसी है कि अभी के जो परीक्षण है, जो आधुनिक फिजिक्स के आधार पर बने हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और सतांच रूपाणा मत सन्निकर्षात् अद्विप्रकर्षात् आवरणात् करणोद्भवजात् मनोवस्थानात् समाना विहारात् वगैरह वगैरह, ये जो कारण बताए गए प्रत्यक्षानुपलब्धि, उन कारणों पर उन्होंने काफी हद तक विजय पा ली है। और फिर एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, पेट स्कैन हो, एमआरआई हो, इन सभी के वजह से सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों का ज्ञान अभी हो रहा है शरीर में, जिसका पूरा फायदा आधुनिक वैदिक ने उठाया है। अब बस उनका इंटरप्रिटेशन उनके टर्मिनोलॉजी में होता है, एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में होता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हमें क्या चाहिए ये पहले सोचे, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको वास्तव में कैसे लाए ये सोचे। जैसे कि मैंने वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट रक्त वगैरह की बात कही, इस प्रकार से। और फिर हम एक लैब, अगर पुणे जैसे शहर में एक लैब हम खड़ी करते हैं कि जो एलोपैथिक डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी देगी, तो एक क्वाइट पॉसिबल है सब वैद्य उस लैब को सपोर्ट करेंगे और उनको आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी उससे मिलेगा। वैसे लक्षण कोश में विभिन्न प्रकार के लक्षण है, शारीरादि भाव है उनके, तो उसके आधार पर हम काफी कुछ बता सकते हैं कि वातजुष्ट है, पित्तजुष्ट है, इस प्रकार से। और फिर उसके कारण उससे लक्षण बताएंगे।
तो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये जो वैद्य है वो, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा जो भी है वो भी दे सकेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आयुर्वेद के लिए तैयार होते जाएंगे। मैंने सुझाव IAI में भी दिया था, बेंगलोर में। उनकी खुद की लैब है और अस्पताल है। सिर्फ चर्चा हुई, आगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा है मुद्दा इस प्रकार के बताया गया, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, उसके जुड़े आयुर्वेदिक अस्पताल है, और वहाँ केवल एलोपैथी के जरिए इन्वेस्टिगेशंस होती रहती है। तो अगर कहीं भी इस प्रकार की शुरुआत हो जाए तो ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल सकता है। और जो एक अहम मुद्दा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं है, वो हमें इसके जरिए मिल जाएंगे। और ये पूरे आयुर्वेद के लिए या फिर विश्व भर के लिए अच्छा इस प्रकार का हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो ये अनूठा योगदान होगा आयुर्वेद के क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी का फायदा हम उठा देंगे। उसी प्रकार से सीटी स्कैन, MRI वगैरह के बारे में हम सोचे कि उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार से हो सकता है, ये थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो शायद हमारे लिए भी वो फायदेमंद इस प्रकार का होगा। विनायक जोशी गोवा में प्रैक्टिस करता था, अभी तो उसने प्रैक्टिस बंद कर दी। लेकिन जब हमारा आयुर्वेद निदान सॉफ्टवेयर बाहर निकल आया तो उसने काफी मात्रा में उसका प्रयोग किया। और वो क्या करता था, उसने एक आदमी रखा था, वो सभी केसेस शाम को भर देता कंप्यूटर में, आयुर्वेद निदान में, और फिर उसका जो भी डायग्नोसिस है किसी रोग का या दोष धातु मल के स्तर पर, वो प्रिंट निकाल के रखता। एक प्रिंट उसके पास रखता, एक प्रिंट मरीज को दे देता। उसका कहना था कि मरीज तो एलोपैथी के डायग्नोसिस जो भी है, इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट वो लेकर घूमते रहते हैं। तो ये तो हमारा ऑथेंटिक डायग्नोसिस है, ग्रंथों के आधार पर है, चरक वाकट के आधार पर है। तो ये भी देखकर घूमेंगे, तो किसी भी वैद्य के पास जाए तो ये हमारा ऑथेंटिक डायग्नोसिस है, इस तरीके से बात हो सकती है। और उस तुम्हें अगर तुम्हें जाना है तो उसको लेके जाओ इस प्रकार से। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि प्रातिपदिक कोश के आधार पर जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा, उसमें सारांश रूप से एक बनाना है कि कारण क्या है, लक्षण क्या है, व्याधि क्या है, अवस्था क्या है, वगैरह वगैरह। और हमारा तो और भी ग्रंथ उसमें रहेंगे। हाँ, फिर प्रोबेबल डायग्नोसिस, प्रोबेबल ट्रीटमेंट, दोषा तो मल्फिस स्तर क्या है, ये सब। और ये अगर ये वैद्यों के साथ या दूसरे डॉक्टरों के साथ शेयर करेगा कि ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सुझाई गई है ग्रंथों के द्वारा, ह्यूमन ब्रेन फिर भी सुपर नेचुरल इस प्रकार का है, फैसला ह्यूमन ब्रेन को ही लेना है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम इससे जरूर हो रहा है। इसलिए हमने नाम माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार का रखा है, MDSS, ताकि ग्रंथों से सभी सब रेफरेंसेस को लेकर क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या चिकित्सा हो सकती है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो अच्छे खासे वैद्य है तो उसको देखकर इसका फायदा उठा सकेंगे, और एक ऑथेंटिसिटी इसमें आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि हर वैद्य की एक अपनी अपनी परीक्षा या अपना अपना तरीका है, उसके आधार पर वो कुछ डायग्नोसिस बनाता है, कुछ ट्रीटमेंट देता है। बहुत सारे लोगों में सफलता पाई जाती है, कुछ लोगों में नहीं पाई जाती।
और वो उस व्यक्ति तक ही सीमित इस प्रकार का है। अगर ये बात हो जाए तो हम केवल सारांश भी शेयर करेंगे, वो तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट जैसा होगा, उसको शेयर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं है। और इन्वेस्टिगेशंस का भी सारांश उससे जुड़ा हो। मैंने उसको कहा था कि जो भी परीक्षण है, समझो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है और शुरू में क्रिएटिनिन 8.9 था और फिर यूरिया 200 था वगैरह वगैरह ऐसा कुछ था। फिर ट्रीटमेंट चली और क्रिएटिनिन 6.2 हो गया, यूरिया 150 हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिर आगे कुछ अपथ्य हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया वगैरह वगैरह। तो एक्सेल शीट अगर डेट वाइज रखेंगे और उसमें रिमार्क्स रखेंगे कि ट्रीटमेंट के जरिए हुआ है या अपथ्य के जरिए हुआ है इस प्रकार से, तो एट ए ग्लांस हमें काफी बातें समझ में आएगी। और सभी रिपोर्ट्स हर वैद्य के पास तो होने चाहिए, वो अलग बात है, उसकी जेरोक्स या उसकी फोटोकॉपी उसके पास होनी चाहिए। लेकिन उसका जो सारांश है रिपोर्ट्स का, पेट स्कैन में पहले ट्यूमर इतना था, फिर बाद में इतना हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार, वो तो एक्सेल शीट में आ सकता है। वैद्यों को क्या करना पड़ेगा या उनके असिस्टेंट्स को, छात्रों को, कि जब केस पूरी हो जाए तो उसमें उभरना है और अपडेट करते रहना है। तो ये तो हम किसी भी वैद्य से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा या एक्सेल शीट होगा, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के जरिए उपलब्ध है सभी जगह। तो इस तरीके से एक ऑथेंटिक डायग्नोसिस हमारे हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है वो वैद्य को लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बात अगर होती है तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अभी जो व्हाट्सएप पर सिर्फ डिसीज का नाम लिखते हैं और इसके लिए चिकित्सा सुझाव दे दो ऐसा कहते हैं, उससे बेहतर है कि ये सारांश रूप से पूछे, तभी सभी बातें सामने आएगी। जो होलिस्टिक अप्रोच आयुर्वेद का है वो सामने आएगा और फिर उसके ऊपर बहस हो सकती है कि ये भी कारण पूछ के देखो, या ये लक्षण है क्या ये देखो, इस प्रकार से इस प्रकार की हेरिडिटी क्या ये देखो वगैरह वगैरह। तो शायद बात बन सकती है कि उसमें से सचमुच कुछ सुझाव मिले और ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं, पंचकर्म में ये कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अगर हमें जानकारी मिलेगी तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हो। तो प्रातिपदिक कोश में तो मैं ये करूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी एक कोश के डाटा एंट्री का ही प्रोग्रामिंग उसमें ज्यादा उलझ रहे हैं और वही ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए थोड़ा साइड ट्रैक हो गया एमडीएसएस का काम जो है। लेकिन जल्द ही ऐसा सोचते हैं कि वो पूरा हो जाएगा और फिर से एमडीएसएस काम काम शुरू होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी का हमें भी फायदा उठाना है। वैसे त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश ये एक अच्छा उदाहरण है टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने का। संस्कृत, आईटी और आयुर्वेद ये तीनों का मिलाप त्रिस्कंद कोश में था, प्रातिपदिक कोश में भी है। और उसके साथ में आधुनिक वैद्य के औषधों के दुष्परिणाम वगैरह ये भी हमें इसमें लेने हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का काम होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण एक्सटेंड हुआ है, उसका भी फायदा उठाएंगे। डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट बनाएंगे, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो शेयर कर सकेंगे, उसके जो नतीजे हैं वो शेयर कर सकेंगे। तो किसी के पास किसी विशिष्ट रोग का अनुभव है तो वो अपने तरीके से उसके बारे में कुछ सुझाव दे सकता है, ऐसा थोड़ा रहे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि परीक्षणों को हम टालें, वैद्यों पर दुगनी जिम्मेदारी होती है।
उन्हें आयुर्वेद का तो डायग्नोसिस करना ही है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखना ही है, लेकिन एलोपैथी के दृष्टि से भी क्या डायग्नोसिस हो सकता है, उसके परिणाम गंभीर क्या हो सकते हैं, या अवस्था गंभीर है क्या नहीं है, ये सोच सकते हैं। ये भी उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि मरीज को सुझाव देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं और वो कहेंगे अरे तुम क्या आयुर्वेद कर रहे हो, एलोपैथी में जाओ, ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट करोगे, रेडिएशन करो, केमोथेरेपी करो, ठीक हो जाओगे, इस प्रकार से। तो ये चौंका देने वाली इस प्रकार की बात होती है। और अगर ऐसा हुआ कि वो हमने कुछ ध्यान में नहीं लिया, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है एलोपैथी में इस प्रकार से, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि लोग पूछ सकते हैं कि तुमने ये ऑप्शन था, हमने बताया, हमें बताया नहीं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर को कहाँ आयुर्वेद के बारे में मालूम होता है, वो कुछ सोचता भी नहीं है और उसके बारे में सुझाव नहीं देता है कि अरे ये परहेज तुम करते तो ये मालूम नहीं आती वगैरह इस प्रकार से। लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है कि तुम्हें आयुर्वेद मालूम नहीं। लेकिन हमें एलोपैथी भी मालूम होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। तो तुम ट्रीट कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की मुसीबत है, लेकिन है, इसमें संदेह नहीं है कि लोग ऐसा मानते हैं कि आपको आयुर्वेद भी आना चाहिए और एलोपैथी भी आनी चाहिए इस प्रकार से कम क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये तो आपको मालूम होना चाहिए। उस रास्ते पे जाइए न जाइए ये अलग इस प्रकार की बात है। तो प्रत्यक्ष को ठुकरा नहीं पाएंगे, तो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन भली भांति हो और हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ प्रयास करें। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तीसरा जो है वो अनुमान है, और यही बोलबाला अभी विश्व भर में है। प्रत्यक्ष में अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। प्रत्यक्ष जो है वो थोड़ा है और अप्रत्यक्ष जो है वो अनल्प है, बहुत है। तो इसलिए अनुमान का प्रचलन बहुत पुराने वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। चरक में भी है और बाकी ग्रंथों में भी इस प्रकार का है। और अभी तो अनुमान को ही ज्यादा महत्व है, लेकिन इसमें अनुमान के बारे में वन टू वन रिलेशनशिप है, जो पुराने ग्रंथों में भी है और आधुनिक ग्रंथों, आधुनिक विज्ञान में भी है। और हमारे लिए युक्ति प्रमाण सबसे अहम है। अभी चरकाचार्य ने 11वें अध्याय में युक्ति प्रमाण के बारे में बताया। त्रिवर्गा साध्यती है, त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण से होती है, इस प्रकार के वहां पे बताया। बुद्धि पश्यति अभावान बहु कारण योगिना युक्ति से काला साधनिया त्रिवर्ग साध्यती है। रोग विशेष विज्ञान बताते समय युक्ति का लिया नहीं। आगे एक सूत्र आता है अनुमान खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। यहाँ अनुमान के बारे में बताते हैं, लेकिन अनुमान युक्ति के अंतर्गत है। अग्नि जरण शक्तिया परीक्षित, बल व्यायाम शक्तिया परीक्षित वगैरह वगैरह जो सब अनुमान बताए गए हैं आगे, वो अग्नि बल शरीर अमुक अमुक ये सभी भावों को समझने के लिए ये बताए गए। तो मूल तो युक्ति है दुष्यंत देश बल काला मदन प्रकृति वयः, और उसके अंगभूत युक्त तर्क है या अनुमान इस प्रकार का है कि इसमें से बल का परीक्षण करना है तो बल व्यायाम शक्तिया परीक्षित, अग्नि का परीक्षण करना है तो अग्नि जरण शक्तिया परीक्षित वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में युक्ति प्रमाण को बताना चाहिए था, लेकिन युक्ति प्रमाण के बारे में यहाँ बहस नहीं की है, आगे बताया है इसके बारे में।
अनुमान के बारे में बताते हुए युक्ति का जिक्र किया है। इसमें चक्रपाणि दत्त की टीका अजीब है। चक्रपाणि दत्त ये मानने वाला नहीं है कि युक्ति अलग प्रमाण है। और जनरली ऐसा होता है कि मूल ग्रंथकार जो लिखते हैं, टीकाकार उसी का अनुकरण करते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसी अगर स्थिति हो कि टीकाकार सहमत नहीं हो, तो वो शब्द छल करते रहते हैं। तो अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षा, इसके ऊपर चक्रपाणि दत्त की जो टीका है, वो युक्ति को कुछ महत्व नहीं देती उसमें, सिर्फ अनुमान को ही बढ़ावा इस प्रकार की देती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो एक आम सूत्र है। हम क्या क्या समझना चाहते हैं, और उसमें से किन किन भावों को कैसे समझो। धर्म अर्थ और काम ये त्रिवर्ग है। कुछ लोग काम में मोक्ष भी लेते हैं, तो चतुर्वर्ग इस प्रकार के चतुर्विध पुरुषार्थ हो जाते हैं। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो बताते हुए आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ और सुख का साधन ये जो आयु है, उसकी जो इच्छा रखता है उसको आयुर्वेद के प्रति नितांत आदर रखना चाहिए। ये वाग्भट का पहला सूत्र है। अब बात यह है कि वहां तो सिर्फ तीन पुरुषार्थों की बात की गई है। तो टीकाकार दिखते हैं कि मोक्ष वो भी एक सुख है, वो भी एक इच्छा है, तो वो काम में आ जाएगा इस प्रकार से जिन लोगों को ये चाहिए भी। और बहुत ही कम लोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो, बाकी तो सभी धर्म अर्थ कामों में ही मशगूल इस प्रकार के होते हैं। तो युक्ति का फल काफी बड़ा है, और उसमें अंगभूत बहुत सारी चीजें हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान या आगे चलकर उपमान प्रमाण इससे होता रहेगा। तो मूल युक्ति है। अब इसको इस तरीके से देखा नहीं गया है। युक्ति का इतना महत्व है, ये इस तरीके से समझा नहीं गया है। हाँ। और फिर इन सूत्रों का आधार लिया जाता है कि देखो, रोग विशेष विज्ञान में अप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान ये तीन ही लिखे, युक्ति लिखी नहीं है वहां। परलोक की सिद्धि में युक्ति का वर्णन किया गया। त्रिवर्ग साध्यते है, या त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं आता है या परलोक नहीं आता है वास्तव में। फिर भी 11वें अध्याय में उसके बारे में बहस की गई है, और रोग विज्ञान में उसके बारे में बहस नहीं की गई है। तो मैं समझता हूँ कि युक्ति काफी व्यापक प्रमाण इस प्रकार का है, और उसके अंगभूत प्रत्यक्ष अनुमान ये आते रहेंगे कि इसका परीक्षण करना है तो ये देखो, इससे परीक्षण करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अनुमान में 1-to-1 रिलेशनशिप है और युक्ति में मेनी टू वन रिलेशनशिप। और ये काफी दिक्कत वाली बात है। मेनी टू वन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करके हर समय यथार्थ ज्ञान पाना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि वेरिएबल्स खूब है, और उनमें से थोड़ा भी परिवर्तन आएगा तो स्थिति बदल जाएगी। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ बुद्धिबल का, चेस का, कि इतने दांव हो चुके हैं चेस के, इतनी टूर्नामेंट्स हो चुकी है, फिर भी जब बार बार इस प्रकार का खेल होता रहता है तो एक अलग सिचुएशन होती है और अलग तरीके से जीत होती है। थोड़ा परिवर्तन आ जाए हर मूव में, अगर विकल्प होते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो विकल्प बहुत निकलते हैं और उसके नतीजे अलग अलग इस प्रकार के होते रहते हैं।
उसी प्रकार से ये सभी दोष दूष्य वगैरह जो है उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया कि उससे उत्पन्न होने वाला यथार्थ ज्ञान अलग हो गया। और वैद्य को चाहिए कि वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। उसके अंगभूत मुझे बल देखना है तो बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित है, इससे बल देख लो, अग्नि देख लो, प्रकृति देख लो वगैरह वगैरह, जो भी कुछ बातें हमें सीखनी है वो सब इस प्रकार से समझ लो। और इन सभी का प्रयोग करते हुए युक्ति प्रमाण के आधार पर नतीजे को पहुंचो, जो काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में आ सकता है। अर्थ व काम वेगळे का गणना केली आहे। अर्थ मिळवणे हे काम अंतर्गतच येते ना। कामना धन मिळवण्याची किंवा कोणतेही सुख साधने मिळवण्याची इच्छा कामच आहे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, अलग विचार है। लेकिन अर्थ प्राप्ति अच्छे तरीके से होना ये भी एक आवश्यक इस प्रकार की बात है। और वो इस प्रकार की इच्छा रखना ये काम में आ जाएगा। लेकिन अर्थ से आगे क्या करेंगे इसका एक अलग महत्व है, और शायद इसके लिए उसको अलग तरीके से बताया है। तो धनान्यर्जय ध्वम धनान्यर्जय ध्वम ये एक संस्कृत सुभाषित है। धनैरापदम मानवा निस्तरन्ति। अभी शुरुआत याद नहीं आ रही है, नीति शतक का ही श्लोक है। और इसलिए अंत में कहते हैं कि पैसा कमाओ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में पैसा काम में आता है, और इसलिए अच्छे तरीके से नीति से पैसा कमाना उचित इस प्रकार का है, और उसके आधार पर काम की पूर्ति होती है। जो भी बहुत सारी कामनाएं होती है वो ज्यादातर अर्थ पर निर्भर है, पैसों पर निर्भर है। और इसलिए एक अलगता से बताया गया है, थोड़ा सा एक दूसरे पर आधारित होना, ये यहाँ पे आश्रय दोष थोड़ा सा हो सकता है। अगर पैसे कमाने की इच्छा नहीं है तो अर्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा तो काम की पूर्ति नहीं होगी, इस प्रकार। तो कामना ये है लेकिन पैसा नहीं है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और पैसे कमाने की इच्छा ही नहीं है, निरीक्ष हो गए हैं इस प्रकार से, तो अर्थ कैसे कमाएंगे, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी इस प्रकार से। तो ठीक है, एक अलग तरीके का विचार इसको समझकर रखते हैं। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि अनुमान 1-to-1 रिलेशनशिप पर आधारित है, और उसमें पूर्ववत शेषवत वगैरह वगैरह कार्य कार्य के अनुसार कारण का अनुमान वगैरह ऐसे बहुत सारे भेद है। सामान्य तो दृष्ट इस प्रकार का भी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान कौन किस प्रकार से समझे, इसके ऊपर उसका नतीजा होता होगा। धूम और वन्नी बार बार देखे, और फिर जहां धूम होता है वहां वन्नी होता है, इस प्रकार का हमने सोच लिया। कोई दूसरे तरीके से भी सोच सकता है, जहां वन्य होता है वहां धूम होता है। साहचर्य नियम ये जो बताया गया है वो कितनी बार देखने से साहचर्य नियम सिद्ध होता है। तो ये अजीब है, न्याय विशेषज्ञ ने रखा है इस प्रकार का सामान्य तो दृष्टांत। बौद्ध इसको मानते नहीं है, वो कार्य कारण के ऊपर ही
अनुमान लगाते हैं, और वो बताते हैं कि अग्नि कारण है और धूम कार्य है, इसलिए धूम नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं होगा इस प्रकार से, या अग्नि नहीं होगा तो धूम नहीं होगा इस प्रकार से। कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। धूम नहीं है तो अग्नि हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अनुमान, इस प्रकार का अनुमान ये अच्छा है, ये सही है, ये देखना चाहिए। और उसमें हेत्वाभास भी है, जिसका काफी विस्तार से वर्णन तर्क संग्रह में किया गया है। और वैसे प्राचीन सभी शास्त्रों में इसके बारे में काफी बहस की गई है, किस किस प्रकार से अहेतु हेतु जैसा लगता है और उसके जरिए हम फंस सकते हैं इस प्रकार से। एक पुराने जमाने में पढ़ाने की जो रीति थी सिखाने की, वो भाषा, गणित और तर्कशास्त्र, ये तीन पढ़ाते थे। ये तीन मूलभूत विषय इस प्रकार के हैं और सभी प्रकार के अध्ययन के लिए ये आवश्यक है, ऐसा नहीं। तो भाषा एक माध्यम है, भाषाओं में विविध ग्रंथ है, और उनको अगर भली भांति समझ लेना है तो भाषा अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उसका अर्थ समझ। सभी शास्त्रों में एक गणित होता है, आयुर्वेद हो या दूसरा कोई साइंस हो। तो बीज गणित ये मूल इस प्रकार का है, बाकी भूमिति वगैरह उसके तो आगे बहुत सारे पद निकल आए हैं गणित के इस प्रकार से, लेकिन प्राचीन गणित भी बहुत बढ़िया इस प्रकार का है। और तीसरा तर्कशास्त्र है, जो भी आप करेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए। तो गलती से किसी चीज को हम इस प्रकार का है इस प्रकार से समझ लेंगे और वो नहीं हो, तो हमारी फसगत हो सकती है। और इसलिए इन तीनों के बारे में जिक्र होता था। अब की जो सिस्टम आई है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस इस प्रकार, वो शास्त्र, विद्या, कला, ये और तीन इसमें अंग होते थे शिक्षा के। शास्त्र जो है वो ग्रंथों से आता था, विद्या गुरु से आती थी, और कला भी गुरु से आती थी या हम खुद सीखते थे इस प्रकार से। और ये आयाम सभी जो जानने की चीजें हैं उसके बारे में है। तो पूरी शिक्षा पद्धति को ही इस ढांचे से देखना है। पूरी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की पहले थी गुरुकुल सिस्टम में। मैंने एक परसों व्हाट्सएप पढ़ा कि 7,32,000 गुरुकुल भारत में उस समय मौजूद थे, जबकि ब्रिटिश ने अपनी नीति लाई। उन सभी का खात्मा कर दिया गुरुकुल का, और उनकी जो सिस्टम है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी। तो हमें फिर से अपने गुरुकुल पद्धति तक जाना है, और ये बातें ध्यान में रखकर जाना है कि शास्त्र, विद्या, कला ये तीनों आने चाहिए, और भाषा, गणित और तर्क शास्त्र, इन तीनों के बारे में हमें सोचना है, अध्ययन करना है इस प्रकार से, ताकि हम भूल नहीं करें। अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय है, बीएमएस में आ गया, अभी एमडी के लिए तो है ही इस प्रकार से। तो ये तो मॉडर्न साइंस के जरिए चल रहा है, अभी आधुनिक विज्ञान के जरिए चल रहा है। इसमें आयुर्वेद कुछ भी नहीं है। तो हमें हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 1-to-1 रिलेशनशिप है ही नहीं, युक्ति प्रमाण का बोलबाला है, मेनी टू वन इस प्रकार की रिलेशनशिप है। तो वो एक्सप्लोर करने का मॉडल आधुनिक रिसर्च मेथोडोलॉजी में नहीं है। फिर भी अभी पर्जन्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है हर बरस में,
उसमें 18 फैक्टर्स है, तो युक्ति प्रमाण ही है। दूसरे किसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि इतने पैरामीटर्स पर पर्जन्य का अनुमान किया जाता है, तो उसका अनुमान कहते हैं। पर्जन्य के बारे में युक्ति से ज्ञान होता है, ये अगर हम बताते रहे तो हमारा युक्ति प्रमाण एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी युक्ति प्रमाण के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन ये तो खास उदाहरण है पर्जन्य के बारे में, जो जिसको अनुमान लगा रहे हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। वो वास्तव में अनुमान नहीं है, क्योंकि किसी भी फैक्टर में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है तो पूरा मामला बिगड़ जाता है। और उसमें भी ये एक देश का सरासरी प्रमाण बता रहे हैं। किस इलाके में ज्यादा वर्षा होगी, किस इलाके में आवर्षण होगा, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलता। और ये बाद में पता चलता है कि सरासरी तो ठीक है, 100% बोली थी, या 98% होगी, 103% होगी, लेकिन कहाँ पे ज्यादा होने वाले है, कहाँ पे कम होने वाली है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते अभी भी। विदेश में फैक्टर्स कम है, ऐसा कुछ है, क्योंकि वहां के इस प्रकार के अनुमान बहुत सही सही होते हैं। और मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने क्या 6 इंच की वृष्टि होगी तो 6 इंच की वृष्टि होगी, वर्षा होता है। तो बताते हैं कि कोई बाहर घर से बाहर नहीं निकले, 6 इंच की वृष्टि होने वाली है इस प्रकार से, इस समय में होगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अगर फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, वैसे देखा जाए तो रोग का निदान करना और रोग के बारे में सही तरीके से यथार्थ ज्ञान होना, ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे भाव ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। और फिर जब कार्य अलग तरीके से होने लगता है कि हमने ट्रीटमेंट दे भी फायदा नहीं हो रहा है इस प्रकार से, तो फिर ढूंढना आरंभ करते हैं क्या हो गया। और फिर कुछ बातें सामने आ सकती है, अरे हमने इसको देखा नहीं इस प्रकार से। तो हमारे लिए युक्ति प्रमाण ही सबसे मूर्धन्य इस प्रकार का है। अभी आप्तोपदेश ये प्रथम रहेगा, क्योंकि युक्ति प्रमाण के बारे में भी आप्तोपदेश ही हुआ है। और फिर यहाँ लिखा नहीं गया है कि लेकिन युक्ति प्रमाण पहले होगा और फिर प्रत्यक्षानुमान उपमान वगैरह जो है बाकी प्रमाण होंगे। कि आप्तोपदेश से हमें पता चलता है कि युक्ति प्रमाण अहम है, बहुत सारे भावों को ध्यान में रखते हुए रोग निदान के बारे में सोचो, रोग चिकित्सा के बारे में सोचो। उसमें से ये बातें जानने के लिए ये प्रत्यक्ष करो, इस प्रकार का स्पर्श है, इस प्रकार का गंध है, इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है वगैरह वगैरह, या उसके एक्सटेंडेड वर्जन्स ले लो इन्वेस्टिगेशंस के जरिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए। जहां ये प्रत्यक्ष से पॉसिबल नहीं है, वहां अनुमान का प्रयोग करो। अभी हम थोड़ा सा इस रक्त का लेते हैं और फिर रक्त में हीमोग्लोबिन इतना है, डब्ल्यूबीसी इतने हैं, प्लेटलेट इतने हैं वगैरह वगैरह बताते हैं। हमने पूरा खून तो निकाला नहीं है शरीर से, थोड़ा ही हिस्सा निकाला है, लेकिन उसमें जो है उसके आधार पर शेषवत अनुमान कहा जा सकता है कि बाकी रक्त का भी ऐसा ही होगा इस प्रकार से। तो ये उदाहरण अभी पदार्थ विज्ञान में आने चाहिए। जो हम पारंपरिक उदाहरण देते आ रहे हैं वो छोड़कर, या वो भी सिखाए और नए उदाहरण भी सिखाए, तो छात्रों के समझ में अच्छी तरीके से विषय आएगा। और इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि युक्ति प्रमाण के अंगभूत ये प्रमाण है, ये भी सिखाना चाहिए। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि पदार्थ विज्ञान सिखाने वाले लोगों की, अध्यापकों की बहुत ही दयनीय अवस्था इस प्रकार के कुछ अपवाद होंगे, लेकिन ये विषय क्यों रखा गया है अध्यापकों को भी मालूम नहीं है। और उसका आगे कुछ महत्व है फर्स्ट ईयर होने के बाद, ठीक है उत्तीर्ण तो हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है छात्र,
क्या करेंगे उसका आगे? वास्तव में आयुर्वेद और पदार्थ विज्ञान अलग है ही नहीं। आयुर्वेद लोगों ऋषी मुनियों ने जाना तो क्या जाना, सामान्य विशेषण के गुण द्रव्याणि कर्मच समवायच ज्ञात, ये छह पदार्थ ही जाने, तो पदार्थ विज्ञान ही है, आयुर्वेद अलग नहीं है इस प्रकार से। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि निदान पढ़ाने वाले को, चिकित्सा पढ़ाने वाले को, द्रव्य गुण पढ़ाने वाले को ये हम पदार्थ विज्ञान सिखा रहे हैं, ऐसी कुछ सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है मन में, कि हम पदार्थ विज्ञान ही पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुकारण योग जो भाव युक्ति प्रमाण है, उसको जानने का तरीका, और उसके अंगभूत ये प्रत्यक्ष वगैरह है, तो इन सभी बातों से रोग विशेष को जानूं, ऐसा इनका कहना है। अभी इसमें ऐसा होता रहता है कि इनको अलग अलग तरीके से कैसे देखें। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचन। आप्तोपदेश जो है वो आप्तवचन है। आप्ता ही अवितर्क स्मृति विभाग विधान निष्पत्ति उपतापदर्शिनश्च। तो अवितर्क स्मृति विभाग इस प्रकार के आप्त है। अवितर्क वितर्क कथनतम अनिश्चित ज्ञान ये थोड़ा समझ लेना चाहिए मूल रूप से क्या है। स्मृति स्मरण ज्ञानम विभाग एकदेश तत् विपर्यान् निश्चयेन अनुभवेन च कार्तेन च ये भावान् जानते ते अवितर्क स्मृति विभाग विदा। वितर्कादि वेदी तु न आप्तः प्रतिपाद्य वस्तु विषय वस्तु अशेष विशेष विज्ञान। तो वस्तु का साफल्य से ज्ञान होना है, इसलिए वास्तव में युक्ति प्रमाण ही आवश्यक इस प्रकार का। ये एक बार फिर से अवितर्क के बारे में सोचते हैं। अवितर्क स्मृति विभाग विदा। हाँ, मैंने पहले भी सूत्र पढ़ा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने इस प्रकार से विवरण किया है। शायद चक्रपाणी दत्त के आधार पर ही विवरण किया होगा, लेकिन मूल सूत्र से अर्थ प्राप्त होना काफी मुश्किल है। वितर्क, ये विपरीत तर्क या बहस कथनता अनिश्चित ज्ञान और अवितर्क निश्चित ज्ञान, इस प्रकार से स्मृति और विभाग। मैं थोड़ा इसके बारे में सोचता हूँ, मूल ग्रंथ से क्या अर्थ निकल सकता है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता की क्रिया, ये चरक का ही कहना है। और वहां वितर्क शब्द का प्रयोग किया है, वो तर्क के अर्थ में किया गया है वास्तव में।
और यहाँ अवितर्क कह रहे हैं। तो वहां का वितर्क का अर्थ और यहाँ का वितर्क का अर्थ अलग होना चाहिए। वहां भी स्मृति है। और विभाग भी, ये क्यों बताया गया? विभाग को जानने वाले, इस प्रकार से। तो परिच्छेदो ही पांडित्यम, ये पांडित्य के बारे में कहा जाता है कि परिच्छेद कर पाना ये पांडित्य का लक्षण है। तो किसी भी वस्तु जो हमारे सामने है, उसको किस किस तरीके से उसका विभाजन करते हैं। ये जैसे ये अभी रोग के प्रकारों के बारे में, विधि प्रकार अभिन्न जाते अनंत वेदांत विधि संप्राप्ति जो बताई जाती है, शारीर मानस वगैरह आगंतु निज वगैरह, इस प्रकार से उसी ज्वर के जो 8 प्रकार का कहा गया है, उसी को विधि भेद से विभिन्न तरीके से देखा जाता है। तो ये विभाग के बारे में जानना इस प्रकार का है। और जो पंडित है, वेत्ता ही वेद्यम अन्यथा भिन्नति, वो भेदन करने वाला है, वो वेद्य को अलग तरीके से भेदन कर सकता है, अलग तरीके से देख सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे शास्त्रों के जरिए विभाग करने की क्षमता जिसमें है, वो आप इस प्रकार का है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा है, इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा है। स्मृति उच्च उसकी अच्छी होनी चाहिए। और अवितर्क को जानने वाले इस प्रकार के आपको है। वो वहाँ 9वें अध्याय में जो वैद्यों के बारे में बताया गया है, वैद्य शब्द में निष्पत्त बोला, उसमें वितर्क के बारे में क्या सोच है थोड़ा देख लेंगे। वो वितर्क और यहाँ का अवितर्क, ये अलग अलग है क्या, इस प्रकार से। आपाततः तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विभाग भी इसके जरिए, जिसमें विभाग करने का सामर्थ्य है, जो जानता है विभाग करना, इस प्रकार के आप होते हैं। तो अलग अलग तरीके से देखने की उनकी क्षमता होती है, ये एक मुद्दा रहेगा। कहाँ पे क्या है, ये स्मरण उनको होता रहेगा। और अवितर्क से युक्त, अवितर्क को जानने वाले इस प्रकार से होंगे। तो शायद हेत्वाभास वगैरह को जानने वाले ये भी होंगे, ऐसी भी बात हो सकती है। निष्प्रीति उपताप दर्शनश्च, किसी के बारे में उनके मन में प्रेम है और फिर पक्षपात करना है, या फिर उपताप देख रहे हैं इस प्रकार से, पीड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये रजम और तम दोष से मुक्त होने के कारण किसी के ऊपर फेवर करना है या किसी को पीड़ा देना है, ये नहीं है। और उपताप दर्शन ये शब्द बताया गया है। तो निष्प्रीति दर्शन और उपताप दर्शन इस प्रकार के है कि प्रीति नहीं है, निष्प्रीति ऐसा भी नहीं देखने वाले, उपताप भी देखने वाले नहीं है। अब निष्प्रीति दर्शन दर्शिनश्च इससे जोड़ लेंगे। तो सभी भूतमात्र भूतों के लिए दया भाव जिनमें है, प्रेम भावना है, ऐसा होगा, निष्प्रीति नहीं है। और
उपताप, उनको जो पीड़ा हो रही है उसको भी देखने वाले हैं, तो उस पीड़ा को दूर करना है, ये भी समझ ले रहे हैं। निष्पीत्या निरुपतापेन च द्रष्टुम शीलम येषान्ते तथा एतेन यथार्थदर्थे निर्दोषश्च आप्तो भवति इति उक्तम हो। अगर मेरी कुछ कामना है, मेरी कुछ इच्छा है, किसी को फेवर करना है, किसी को तकलीफ देना है, तो जो मैं बताऊंगा, जो मैं कदम उठाऊंगा, वो उसके लिए अच्छा होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। हितकारक होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आपको अपेक्षा नहीं है तो आप जो बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। इसलिए वहां पे जिक्र क्या है, सत्यम वक्तुम तदेकस्मात् असत्यम द्योतयम्। जो रज और तम से निर्मुक्त इस प्रकार के हो गए हैं, वो असत्य भाषण क्यों करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है, कारण ही नहीं है उनको असत्य भाषण करने का। और इसीलिए आपकोपदेश को बहुत सारा महत्व, क्योंकि अभी के सभी के रिसर्च जो है वो बायस रिसर्च ज्यादातर है। इस प्रकार से जो भी कंपनी ड्रिवन इस प्रकार से रिसर्च है, वो बायस रिसर्च। तो मुझे किसको फेवर करना है, इस मेडिसिन को फेवर करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, इसलिए मैं बढ़ा चढ़ा कर उसके गुणकर्मों को बताऊंगा, उसके दोषों के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, या बहुत हल्का इस प्रकार से बताऊंगा। तो ये विश्वास रखने लायक इस प्रकार की चीज नहीं है। इसलिए इस सूत्र का निष्पत्ति उपतापदर्शनश्च, हाँ, दिखाने वाले इस प्रकार से दर्शन का मतलब, तो उसके आधार पर थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद होगा। तेषाम एवं गुण योगाद यद वचनम तत्प्रमाण। और इस गुणों से योग होने के कारण उनका जो वचन है वो प्रमाण इस प्रकार का। अप्रमाणम पुनः मत्त उन्मत्त मूर्ख रक्त दुष्ट अदुष्ट वचनम इति प्रत्यक्षं तु खलु तद् यत् स्वयं इंद्रियैर्मनसा च उपलभ्यते अनुमानं खलु तर्को युक्तिपेक्षा। तो मत्त उन्मत्त ये अलग अलग किए गए हैं। तो मत्त का मतलब सिर्फ मद जिसको है, और उन्मत्त जिसको उन्माद हुआ है, पागलपन हुआ है, इस प्रकार से। वितर्कादि वेदी तो न आपता, परिपाद्य वस्तु विशेष वस्तु अशेष विशेष अविज्ञान। इस बारे में काफी सोचना पड़ेगा। आपता है अवितर्क वगैरह वगैरह विदा, तो अवितर्क को जानने वाला, ऐसा अर्थ। और जो वितर्कादि वेदी है, हाँ, अवितर्क नहीं है, वितर्कादि वेदी है, हाँ, वो आपका नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लेने के बजाय जो अवितर्कादि वेदी नहीं है वो आपका नहीं है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मृति ज्ञानं च यद्यपि प्रमाणमूलमेव, तथापि वर्तमानलक्षणे स्मृतिज्ञान विषयार्थस्य नावश्य विद्यमानता इति न तत् प्रमाणमिति भावः। किंवा स्मृतिज्ञानं शास्त्रजं ज्ञानं गणितज्ञानं च एतच्च ज्ञानद्वयं साक्षात् अर्थादर्शकं दुर्वबोधेन मिथ्याज्ञानत्वसंभवात् अप्रमाणम् अपि इति नोपादेयम्। अब ये बहस तो यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो इस प्रकार के स्मृतिविद है, ये बताना है इस प्रकार से।
अब स्मृति प्रमाण है या नहीं है, इसका क्या संबंध है यहाँ पे? उन्होंने प्रमाण तो 3 कह दिए कि ये आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 3 प्रमाण बताए गए, ज्ञान के साधन बताए गए। वहां पे तो स्मृति के बारे में कोई बहस नहीं है इस प्रकार से। तो प्रतिपाद्य वस्तु अशेष विशेष अविज्ञान, प्रतिपाद्य वस्तु का अशेष विशेष अगर ज्ञान नहीं है तो उसको आप्त नहीं कहेंगे। तो जो ब्रह्मा से लेकर जो है वही हमारे लिए आप्त वास्तव में रहेंगे। फिर भी लौकिक आप्त कुछ होते हैं, हमारे गुरु या माता पिता वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो रजस्तम से निर्मुक्त है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे बाधित भी नहीं है। और ये सब समझ पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूल सूत्रों के आधार पर अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे, चक्रपाणी तत्व को छोड़कर। और वो अगर ज्यादा पसंद है तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तो स्मृति विद होने चाहिए, आप वही आपका है। तो स्मृति उनको नहीं है, स्मरण नहीं है, यहाँ पे मैंने ये बोला है, वहां पे ये बोला है, इस प्रकार से। और जो भी बोला है तर्क संगत इसी प्रकार का है। तो अरे यहाँ पे ऐसा बोला था, ये भूल तो नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसका स्मरण उसको होना चाहिए। रुद्र के बारे में वमन विधि के अध्याय में बताया गया है कि रुद्र को भी वमन देते हैं। नहीं, वहां पे नहीं देना है इस प्रकार का बताया। साक्षात रुद्र में बताया है कि वमन दे सकते हैं। तो ये विरोध आपस में हो जाता है, एक जगह कहते हैं एक देना है, एक जगह कहते हैं नहीं देना है, इस प्रकार से। तो क्या फॉलो करें? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझ कर निर्णय करें, दोनों पक्ष है। और जीवित हानि न हो ये भी देखना चाहिए, लेकिन रोग दुरुस्त भी होना चाहिए। तो जहाँ इस प्रकार की अवस्था हो कि रुद्र में वमन देना है, बहुत जरूरी, तो दे सकते हैं, भली भांति सोच कर समझ कर दे दे इस प्रकार से। तो अगर वो बताते समय अरे मैंने सूत्रस्थान में ये लिखा था, ये बात ध्यान में नहीं रही, या शिष्य के बारे में ध्यान में नहीं रही इस प्रकार से, और कहीं पे भी वमन दे दिया, तो भी आपत्ति हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन मूल सूत्र का अर्थ भलीभांति देखने की कोशिश करेंगे। अगले सोमवार को इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा, इसी सूत्र को आगे देखकर। और स्मृति प्रमाण है या नहीं है वगैरह वगैरह ध्यान आने की कोई जरूरत इस प्रकार की नहीं है। स्मृति ज्ञानम स्मृति शास्त्रजम ज्ञानम गणित ज्ञानम, ये एक अलग बात है। स्मृति शास्त्र एक अलग बात है, मनुस्मृति से लेकर बहुत सारी स्मृति है या न्यायिक स्मृति वगैरह, ये अर्थ ले सकते हैं। हाँ, गणित ज्ञानंच, ये गणित ज्ञान भी स्मृति ज्ञान कहे, स्मृति ज्ञान को गणित ज्ञान भी कहते हैं, ये थोड़ा अलग इस प्रकार का है। एतच्च ज्ञानद्वयं साक्षात् अर्थादर्शकं ध्रुवबोधेन मिथ्या ज्ञानत्व संभवात् अप्रमाणमपि इति नोपदे। ये बार बार ये ज्ञान प्रमाण नहीं है, ये क्यों बोल रहा है मालूम नहीं है। मुद्दा चल रहा है अप्तों का। और फिर उनको स्मृति ज्ञान है, वो स्मृतिविद है, तो इनको ये मालूम है, और फिर उन्होंने जो बताया है वो हमारे लिए प्रमाण है, ऐसा ही होना चाहिए। अतः सम्यक ज्ञानवंतों पे रागादिवशात्
अन्यथा व्याहरन्ति इति निष्पत्ति उपधा प्रदर्शनश्च। तो ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पर रुकते हैं और अगले बुधवार को, सोमवार को इसके बारे में बहस करेंगे। वैसे कल और परसों रसरत्न समुच्चय चलता रहेगा। शनिवार को अमावस्या है तो शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी और रविवार को मैं कोकण पहुंच जाऊंगा। सोमवार को कोकण से कंडक्ट करेंगे। उसमें बाधा आ सकती है लेकिन आज तक हुआ नहीं है, हुआ है लेक्चर ज्यादातर, लेकिन कदाचित नेट कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिली तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कल और परसों तो रसरत्न समुच्चय का होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्नम् वैद्यवर्गो हिन्नम्। शांति शांति शांति। आज योग सूत्र नहीं पढ़ेंगे, अगले बुधवार को जाने दो, उसके अगले बुधवार से शुरू करेंगे फिर से। विरम्यर्थे व्याख्यान श्वः